नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 13 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में, नई डायमेंशन है, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड जेंडर स्क्यू से संबंधित। और तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का ओपन बुक एग्जाम से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के बारे में है। ये आर्टिकल देखो बिजनेस लाइन का है और आप सिलेबस में एक तरफ जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और दूसरी तरफ इवन एथिक्स में भी इस आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं वो यूज होंगे। शुरुआत में देखो एक कहानी बताई जाती है। महाभारत का एक सीन है। पांडव जो है वो स्वर्ग यानी हेवन की तरफ जा रहे हैं और एक एक करके देखो सारे भाई और पत्नी जो हैं वो गिरते जाते हैं। लास्ट में बचते हैं सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ था एक डॉग यानी कुत्ता जो शुरुआत से ही उनका साथ निभाता आया था। और जब युधिष्ठिर स्वर्ग के गेट पे पहुंचे तो भगवान इंद्र ने बोला कुत्ते को छोड़ दो और तुम साथ में आ जाओ, लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया। युधिष्ठिर बोले कि देखो ये कुत्ता जो है ये बहुत वफादार दोस्त है और इसको छोड़ना अधर्म है। और सरप्राइज क्या हुआ, वो जो कुत्ता शुरुआत से युधिष्ठिर और बाकी पांडवों का साथ देता आया था वो कुत्ता था भगवान यमराज, यानी वो जो थे वो धर्म टेस्ट कर रहे थे। तो इस कहानी से लेसन क्या निकल के आते हैं? इस कहानी से लेसन ये निकल के आते हैं जो बेजुबान होते हैं यानी जो वॉइसलेस होते हैं, बोल नहीं सकते, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। और ये चॉइस हमारे पास में है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उन्हें अबेंडन कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये तो हुई कहानी और ये 2 लेसन्स हमने जाने। पहला वॉइसलेस को प्रोटेक्ट करना, दूसरा ह्यूमंस के पास में चॉइस है। अब बात करते हैं हुआ क्या है। प्रॉब्लम देखो ये है, हमारी जो पॉपुलेशन है फिलहाल तो बढ़ रही है, सिटीज एक्सपेंड हो रहे हैं, हम एनिमल्स के घरों पे कब्जा करते जा रहे हैं। रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये हो रहा है कि वो हमारे एरियाज में घुस के रह रहे हैं। आज देखो इंसान को जो डॉग्स हैं यानी कुत्ते हैं वो काफ़ी इनकन्वीनियंट लग रहे हैं। कल को देखो दूसरे जो जानवर हैं जैसे काउज हैं, क्रोज हैं, कैट्स हैं, वो भी हमें इनकन्वीनियंट लगेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मतलब आर्टिकल में ऐसा क्यों बोला जाता है? हाल ही में ना सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट वर्डिक्ट बताने से पहले मैं आपको ना 2024 का पिछले साल का एक वर्डिक्ट बताना चाहता हूं जो आया था 21 सितंबर 2024 को। इस वर्डिक्ट में केस में क्या था, एक ना पिटिशनर ने अपनी पिटीशन में ये बोला था ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते, ये क्या है, ये हैजार्ड हैं, खतरा है इंसान के लिए, तो इनको रिमूव किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ना एबीसी रूल्स 2023 को फॉलो करे। एबीसी रूल्स मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। तो इन रूल्स में आखिरकार था क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स को फॉलो करने की बात कही और उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया कि ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये हजार्ड हैं, मतलब चुनौती है और इनसे खतरा है इंसानों को। तो इन रूल्स में देखो ये बोला गया है कि जो डॉग्स है ना उनको स्टेरिलाइज किया जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाए और वैक्सीनेट करके स्टेरिलाइज करके इन स्ट्रे डॉग्स को वापस उनके एरियाज में छोड़ दिया जाए। समझ गए? स्ट्रे डॉग्स को पकड़ो, स्टेरिलाइज करो, वैक्सीनेट करो ताकि रेबीज ना फैले इनके काटने से, लेकिन वापस ये सब करके जहां पे ये स्ट्रे डॉग्स रहते हैं वहीं पे इनको छोड़ दो। क्योंकि ये माना गया अगर स्ट्रे डॉग्स को उनके एरिया से हटा दिया जाए ना तो इससे कुछ खास फायदा होता नहीं है। उनकी जगह नए आवारा कुत्ते आ जाते हैं, दूसरे जानवर अपनी जगह बना लेते हैं, इसलिए इनको उनके एरिया से हटाने का कुछ खास फायदा होता नहीं है। तो ये थे एबीसी रूल्स 2023, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, जिनको फॉलो करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दिया। लेकिन अब जो जजमेंट आया है ना, ये जजमेंट कहता है, अब वाला जजमेंट जो 11 अगस्त 2025 को आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं ना उनको पकड़ो, पिंजरे में डालो और शेल्टर में रखो, आवारा मत घूमने दो। तो ये जो
ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का है, और ये पिछले साल के ऑर्डर से अगेंस्ट है। पिछले साल तो एबीसी रूल्स को फॉलो करने की बात कही थी ना, लेकिन इस बार तो एक्सट्रीम बोल दिया कि पकड़ लो इनको सबको और पकड़ के पिंजरे में बंद करो और शेल्टर में रखो। लेकिन देखो, इसका विरोध जो एनिमल राइट्स वाले हैं ना वो कर रहे हैं। एनिमल राइट्स वाले ये बोल रहे हैं, देखो रेबीज को कंट्रोल करना है ना, जो कुत्ते के काटने से होता है, सबसे इफेक्टिव और सस्ता तरीका है मास डॉग वैक्सीनेशन। बड़े स्केल पे आप डॉग्स की वैक्सीनेशन करो, उनको पकड़ के एक जगह इकट्ठा कर देना, उनको मार देना, इससे काम चलता नहीं है, क्योंकि डॉग की पॉपुलेशन जो है फिर से बढ़ जाती है, ये फिर से रीपॉपुलेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल बांग्लादेश और तंजानिया का है। वहां पे देखो कुत्तों की ना मास स्केल पे वैक्सीनेशन की गई और इससे कुत्ते के काटने से जो डेथ होती है ना वो गिर गई। लेकिन इंडिया का डेटा अभी भी थोड़ा डराने वाला है। रेबीज से पूरे वर्ल्ड में जितने लोगों की डेथ होती है ना, 35% तो डेथ्स इंडिया में होती हैं, और जितनी डेथ्स रेबीज की वजह से होती है उसमें से 97% तो कुत्ते के काटने से होती है, और जिसमें से 75% तो आवारा कुत्ते होते हैं यानी स्ट्रे डॉग्स होते हैं। बाकी 3% डेथ दूसरे जानवरों के काटने से भी हो जाती है। राइटर बोलते हैं, आप ना ये देखिए कि सारे आवारा कुत्तों को पकड़ना, पिंजरे में बंद करके एक जगह इकट्ठा कर देना, शेल्टर में डाल देना, क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं है। इतने सारे शेल्टर्स हैं कहां पे हमारे पास में, और शेल्टर्स में बंद भी कर देंगे तो उन शेल्टर्स को मैनेज करने के लिए स्टाफ रिसोर्सेज कहां पे हैं? और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद में ना कुत्तों के ऊपर क्रुएलिटी का रिस्क बढ़ जाएगा। इवन वो लोग, खास करके महिलाएं जो कुत्तों का काफी बचाव करती हैं, विरोध करती हैं कुत्तों को बेचारों को ना मारा जाए, तो उनकी हरासमेंट का भी रिस्क बढ़ जाएगा। अब राइटर ना अपना सबसे मेन पॉइंट देते हैं। राइटर बोलते हैं, देखो हमारे समाज में ना बच्चों के अगेंस्ट, छोटे छोटे बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल क्राइम्स के केसेस सामने आते हैं, लेकिन इसके लिए हम सभी ह्यूमंस को तो दोषी नहीं ठहरा देते, इसके लिए हम सभी एडल्ट्स को तो पिंजरे में बंद नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से कुछ कुत्तों के काटने के केस सामने आते हैं, तो कुत्तों की पूरी प्रजाति को ही क्यों पनिश किया जाए? गलत है ना, आप जनरलाइज कर रहे हो। हमारे समाज में भी तो क्राइम होता है, तो सभी इंसानों को तो आप पकड़ के बंद नहीं कर देते, तो उसी प्रकार से कुत्तों को क्यों कर रहे हो? कल परसों ना एक वीडियो आई, वीडियो में क्या था, एक मैड डॉग मतलब कुत्ता जो पागल हो चुका था, वो गाय को खा रहा था, गाय को बार बार काट रहा था। तो वहां पे ना किसी पर्सन ने उसको बचाया, डंडे से उस कुत्ते को मारना स्टार्ट कर दिया, डंडे से मारना स्टार्ट कर दिया। तो आपको पता है जैसे ऐसा होता है तो कुछ लोग होते हैं, उन्होंने विरोध किया वहां पे कि तुम कुत्ते को क्यों मार रहे हो, गलत है ये मारना। तो जो मार रहा था उसने बताया कि ये पागल हो चुका है भाई, किसी को भी काट सकता है, गाय को भी खा रहा है। तो ऐसे बातचीत चल ही रही थी। इसी बीच जो पर्सन डिफेंड करने आया था ना कि कुत्ते को मत मारो, वो पागल कुत्ता खड़ा हुआ और उसने उसी को काट दिया बहुत बुरी तरह से, मतलब काटता रहा 1 मिनट तक छोड़ ही नहीं रहा। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जो बेचारा बचाने वाला होता है ना उसी को काट लिया कुत्ते ने, और बहुत इतनी बुरी तरह से काटा, लगातार काट के ही रखा 30-35 सेकंड तक। अजीब सा हो गया। तो इसके बाद में राइटर क्या बोलते हैं, इसके बाद देखो राइटर कुछ ना जनरलाइज चीजें बोलते हैं ह्यूमन नेचर कन्फ्लिक्ट के बारे में, कि ये जो इशू है सिर्फ डॉग्स का नहीं है, ये बड़ा इशू है, ये इशू है ह्यूमन नेचर कन्फ्लिक्ट का। आज के समय में आप देखो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, जानवरों का जो हैबिटेट है उसका नुकसान हो रहा है, ओवर कंजप्शन हम कर रहे हैं, इससे ना वर्ल्ड में ना इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है। तभी पहाड़ों में बादल फटना, ये सब घटनाएं हो रही हैं। मतलब नेचुरल जो कैलेमिटीज है ना पहले की अपेक्षाकृत काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और अगर डेटा आप उठा के देखोगे तो देखो 1993 से लेके 2022 के बीच में ना ये डेटा है, 7,65,000 लोगों की डेथ हुई है और $4.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से आया था ना डेवलप कंट्रीज में, तब से लेके अभी तक हमारा जो ग्रोथ मॉडल है वो पूरी तरह से नेचर के अगेंस्ट है। और एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है राइटर के द्वारा, कुत्तों का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। केरला में क्या किया गया, केरला में ना जो ये स्ट्रे डॉग्स थे उनको मारा गया उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए,
ताकि रेबीज से होने वाली जो डेथ्स हैं वो गिर जाएं। लेकिन इवन कुत्ते को मारने का कोई फायदा नहीं निकला और रेबीज से होने वाली डेथ्स कम नहीं हुई केरला में, बल्कि कुत्तों की पॉपुलेशन फिर से बढ़ गई। समझ गए? तो ये देखो, इंपीरिकल स्टडी कहती है कि मास वैक्सीनेशन से फायदा होता है, कुत्तों को मार के फायदा नहीं होता, उनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ जाती है। और लास्ट में तो राइटर काफी अच्छा आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो बोलते हैं आज देखो इंसान के लिए डॉग्स इनकन्वीनियंट है, ये बात सही है, और कहीं कहीं तो है भी। कुत्तों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा, छोटे बच्चों को तंग करने लगते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन देखो आज डॉग्स इनकन्वीनियंट है, कल कोई और एनिमल इनकन्वीनियंट होगा। फिर देखो जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वीक लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, वो भी इंसान के लिए इनकन्वीनियंट हो सकते हैं। और जब एआई और मशीन्स डोमिनेट करेंगे, ह्यूमन खुद इनकन्वीनियंट बन सकते हैं। तो इसलिए देखो हमें ना एथिकल एंगल से भी इस पूरे इशू को सोचना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड जेंडर स्क्यू से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब देखो जब किसी पर्सन का कोई ऑर्गन, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, वो काम नहीं कर रहे होते हैं ना, तो फिर किसी दूसरे पर्सन से लेकर जो ऑर्गन है डाल दिया जाता है पेशेंट में। अब कई बार तो देखो हेल्दी डोनर से ऑर्गन लिया जाता है, जैसे किसी रिलेटिव से ले लिया। जैसे कोई भी इंसान 2 किडनीज होती हैं, एक पे सर्वाइव कर सकता है, तो किसी की दोनों किडनी खराब हो गई तो कई बार रिश्तेदार जो हैं, मतलब माता पिता भाई बहन, वो अपने परिवार में से जो पेशेंट है ना उसको एक किडनी डोनेट कर देते हैं। आपने देखा होगा, जैसे लालू प्रसाद यादव की फैमिली में है, उनकी बेटी मीसा भारती ने लालू यादव को किडनी दी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई डिजीज है, जैसे मरने से पहले या मरने के तुरंत बाद वो पहले बोल गया होता है कि मेरे जो ऑर्गन्स है वो डोनेट कर दिए जाएं, तो फिर इस प्रकार भी किसी को ऑर्गन मिल सकते हैं। मतलब परिवार वाला भी डोनेट कर सकता है, और फिर अलग से एक वेटिंग लिस्ट होती है ऑर्गन्स पाने की, और मरे हुए पर्सन से भी ऑर्गन कई बार तुरंत के तुरंत मिल जाते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज़ थी। अब आते हैं शॉकिंग फैक्ट की तरफ। शॉकिंग फैक्ट देखो ये है कि ना हमारे देश में महिलाएं जो हैं वो ऑर्गन्स देने में तो काफ़ी आगे हैं, लेकिन ऑर्गन्स रिसीव करने में काफ़ी पीछे हैं। समझ गए? महिलाएं डोनेट करने में आगे हैं, रिसीव करने में पीछे हैं। आप डेटा समझिए। लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में मतलब ऐसे लोग जो जी रहे हैं और उन्होंने अपने डोनर को डोनेट कर दिया, अपने ऑर्गन को डोनेट कर दिया, ऐसे डोनर्स में ना 63% तो महिलाएं हैं। यानी जितने ऑर्गन्स डोनेट हुए ना 100 में से 63 तो महिलाओं ने किए। लेकिन जब ऑर्गन्स पाने की बात आई तो हार्ट ट्रांसप्लांट में सिर्फ 100 में से 24 महिलाओं को हार्ट मिला, और किडनी ट्रांसप्लांट की बात आई तो 100 में से सिर्फ 37 महिलाओं को किडनी मिला। लीवर ट्रांसप्लांट की बारी आई तो 100 में से सिर्फ 37 जो महिलाएं हैं उनको लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। पैनक्रियाज ट्रांसप्लांट की आई तो 100 में से सिर्फ 26% महिलाएं ऐसी थी जिनको पैनक्रियाज का ट्रांसप्लांट हुआ। और लंग ट्रांसप्लांट की बात करें तो 100 में से सिर्फ 47 ऐसी महिलाएं थीं जिनको लंग ट्रांसप्लांट हुआ। मतलब समझ गए? कुल लिविंग ऑर्गन डोनेशंस जो हुए कितने हुए? 56,509। उसमें से महिलाओं ने कितने दिए? 64%, यानी 36,038। और महिलाओं को मिले कितने? सिर्फ 17,041। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में देखो, इस पूरे डेटा का मतलब यह है, अगर 10 महिलाएं ऑर्गन डोनेट करती हैं तो केवल 4-5 महिलाओं को ऑर्गन ट्रांसप्लांट मिलता है। तो ये इतनी बड़ी असमानता क्यों है? अब इसके पीछे देखो बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले है पैट्रियार्कल माइंडसेट। पैट्रियार्कल माइंडसेट है पहला पॉइंट। परिवार में ना मैन को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है मेडिकल ट्रीटमेंट में, और महिलाओं के बारे में बाद में सोचा जाता है। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब महंगे ट्रांसप्लांट के लिए ना, जो पॉइंट मैंने आपको बोला, महंगे ट्रांसप्लांट के लिए पहला पैसा खर्च होता है बेटे पे और पिता पे, लेकिन बेटियों पे और माँ पे बाद में खर्च होता है। तीसरा पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। घर में मेडिकल डिसीजंस कौन लेते हैं? पैट्रियार्कल समाज के कारण घर में डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो मेल के पास में होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
कल्चरल बिलीव्स हमारे समाज में क्या हैं? कल्चरल बिलीव्स ये हैं कि बेटी तो दूसरे घर जानी है, लेकिन जो बेटा है वो यहीं रहेगा। तो ये जो बिलीव्स हैं, इसकी वजह से भी मैन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और वुमेन को कम प्रायोरिटी दी जाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। इवन देखो, अभी जो हमारे देश में मेडिकल सिस्टम है ना, उसमें भी खामियां हैं। अभी के जो रूल्स हैं, अभी का जो मेडिकल सिस्टम है, वो ये बोलता है कि ऑर्गन एलोकेशन में ना, भाई किसको ऑर्गन मिलेगा, एक जगह पे जैसे जिन्होंने डोनेट कर दिए, मान लीजिए ऑर्गन एक जगह इकट्ठे हो गए, अब किसको मिलेंगे? जो वेटिंग लिस्ट होती है ना, उसमें महिलाओं को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती। वेटिंग लिस्ट में पहले आओ पहले पाओ के आधार पे ऑर्गन एलोकेट होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मेडिकल अर्जेंसी के हिसाब से इसके अलावा ऑर्गन एलोकेशन होता है, जिसको मेडिकल अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, जो कि देखो वैसे थियोरेटिकली सही भी है। मतलब ये तो प्रायोरिटी हमेशा ही होनी चाहिए, मेडिकल अर्जेंसी तो। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जैसे महिलाएं खुद को अपने लिए प्रायोरिटी नहीं मानती। उनको लगता है कि प्रेशर ये है कि परिवार को हमेशा प्रायोरिटी दी जाए, दूसरों को हमेशा प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन देखो, ये तो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया। अब कुछ नया हुआ है वो आपको बताता हूं। नोटो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की मेन बॉडी है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रेगुलेट करती है इंडिया में। ये ना हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अब इसने सजेशंस दिए हैं, इसने नई एडवाइजरी जारी की है कि जो महिला पेशेंट्स हैं उनको एडिशनल पॉइंट्स मिलने चाहिए एलोकेशन क्राइटेरिया में। समझ गए? एडिशनल पॉइंट्स इनको मिलने चाहिए अगर वुमेन पेशेंट्स हैं तो। सेम मेडिकल कंडीशन अगर मैन की है, सेम मेडिकल कंडीशन अगर फीमेल की है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाए? फीमेल को दी जाए। ऐसा नोटो ने एडवाइजरी दी है। मतलब वेटिंग लिस्ट में अगर मैन और वुमेन की कंडीशन बिल्कुल सेम है तो वुमेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। एक और बात बोली है नोटो ने अपनी एडवाइजरी में, अगर देखो आपके फैमिली मेंबर ने ऑर्गन डोनेट किया है तो आपको फ्यूचर में ऑर्गन की जरूरत हो तो प्रायोरिटी मिलेगी। ये पूरी तरह से ना गिव एंड टेक का कंसेप्ट है। मगर मतलब जैसे महेश की फैमिली है, महेश की फैमिली में से किसी ने 10 साल पहले ऑर्गन डोनेट किया था, तो अब महेश की फैमिली में किसी को जरूरत पड़ी तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि पहले उसके कोई फैमिली मेंबर डोनेट कर चुका है। नोटो ने यह भी बोला है कि देखो, ये जो एडवाइजरी है ना, इमीडिएट इंप्लीमेंट नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा इसको इंप्लीमेंट करने में। अब राइटर बोलते हैं इसका फायदा क्या है एडवाइजरी का। सबसे पहले तो सोशल जस्टिस सर्व हो रहा है। सोशल जस्टिस मतलब जैसे अभी तक जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, महिलाओं के साथ डोनेट ज़्यादा कर रही थी लेकिन उनको मिल नहीं रहा था उतना ऑर्गन्स, तो अब उनको इक्वल एक्सेस मिलेगा हेल्थ केयर में, इक्वल एक्सेस मिलेगा। और दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, फैमिली रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब महिलाओं को भी जब देखो ऑर्गन मिलेगा तो उनका भी इलाज हो सकेगा और जो उनके इलाज पे भी इक्वली खर्च हो सकेगा जितना मैन पे होता है, तो इक्वल इकोनॉमिक जस्टिस होगा। मेडिकल एथिक्स के हिसाब से भी ये सही है। मतलब जो जितना कंट्रीब्यूट करता है उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। वुमेन ज़्यादा ऑर्गन डोनेट कर रही थी तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को जब लगेगा कि सिस्टम फेयर है तो और ज़्यादा लोग डोनेट करेंगे ऑर्गन्स। लेकिन देखो चिंताएं भी हैं। अभी नई जो एडवाइजरी जारी की हैं इसमें नियर रिलेटिव के बारे में नहीं बताया गया है। नियर रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आता है? स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग। और टाइम लिमिट कब तक की है? मान लीजिए महेश की फैमिली ने 40 साल पहले डोनेट किया था, क्या अभी भी उनको बेनिफिट मिलेगा? तो कब से टाइमलाइन स्टार्ट है ये नहीं पता। करप्शन और मिसयूज का बहुत ज़्यादा डर है भारत में ना। ऑर्गन रैकेट चलते हैं बहुत सारे, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है ऑर्गन्स सेल करने के लिए। फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के ऑर्गन्स सेल कर दिए जाते हैं, पैसे के लिए ऑर्गन्स बेचने को मजबूर कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखो एक सबसे बड़ा डायलेमा जो राइटर के द्वारा बोला जाता है, एथिकल वर्सेस फिलोसफिकल डायलेमा। अगर देखो एक मेल की कंडीशन ज़्यादा सीरियस है तो क्या उस समय सोशल जस्टिस के बारे में सोचा जाएगा? नहीं ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें बैलेंस करनी है, एक तो मेडिकल नीड और दूसरा सोशल जस्टिस। दोनों चीज़ों के बीच में हमें बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। डॉक्टर्स देखो हमेशा मेडिकल क्राइटेरिया को प्रायोरिटी देते हैं और सोशल कंसिडरेशंस को इंक्लूड करना उनके लिए एक नया कंसेप्ट होगा। तो डॉक्टर्स
के माइंडसेट को भी चेंज करने की आवश्यकता होगी। आप बताइए, आपकी क्या राय है इस बारे में, आप बताइए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ओपन बुक एग्जाम से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, सीबीएसई ने ऐलान किया है, अनाउंस किया है 2026-23 से ना 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक एग्जाम होगा। और ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पायलट स्टडी जब की गई थी ना, मतलब छोटे स्केल पे जब ये प्रोजेक्ट आजमाया गया था, तो स्ट्रॉन्ग टीचर सपोर्ट मिला ओपन बुक एग्जाम्स के लिए। तो इससे संबंधित देखो एक बहुत बढ़िया आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। ओपन बुक एग्जाम क्या होता है? ओपन बुक एग्जाम में ना स्टूडेंट्स को इजाजत दी जाती है कि भैया आप बुक्स ओपन करना चाहते हो तो कर लीजिए। मतलब आपको डेफिनेशन देखनी है, डेटा देखना है, फॉर्मूला देखना है, तो आपको इजाजत है, आप अपनी मर्जी की बुक्स लेके आइए और उसमें से फॉर्मूला वगैरह देख लीजिए। ओपन बुक एग्जाम में ना एनालिटिकल क्वालिटी पे ज्यादा फोकस होता है कि बच्चा नॉलेज के आधार पे सोच पाता है क्या, नहीं पाता है, एनालिसिस कर पाता है, नहीं कर पाता है, जो नॉलेज है बुक में उस नॉलेज का रियल टाइम सिचुएशन में इस्तेमाल कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये सब चीजें चेक की जाती है ओपन बुक एग्जाम में। देखो ऐसा नहीं है कि ये ऑल टुगेदर एक नया प्रपोजल है, इससे पहले भी हमारे देश में ना ओपन बुक एग्जाम्स जो हैं वो ट्राई किए जा चुके हैं। जैसे 2014 में सीबीएसई ने ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया था, ताकि बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस आ जाता है एग्जाम से पहले चीजों को याद करने का, उस स्ट्रेस से बच्चों को निजात दिलाई जा सके। ये जो ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट था ना, ये इंट्रोड्यूस किया गया था क्लास 9th के बच्चों के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस में। और क्लास 11th के भी फाइनल एग्जामिनेशन में कुछ सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी के लिए ये जो असेसमेंट था ना ओपन टेक्स्ट वाला, ये इंट्रोड्यूस करके देखा गया था। इस असेसमेंट में एग्जाम से 4 महीने पहले बच्चों को जो मटेरियल दिया गया था ना, वो मटेरियल लाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन ना 3-4 साल तो सीबीएसई ने ये ट्राई करके देखा, लेकिन उसके बाद 2017-18 के एकेडमिक ईयर से सीबीएसई ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि ना सीबीआई को ये लगा कि हम ना बच्चों में क्रिटिकल जो एबिलिटीज है ना वो कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार के असेसमेंट के थ्रू। देखो हायर एजुकेशन में तो ओपन बुक एग्जाम काफी कॉमन है, और 2019 के बाद से ही जब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस को रेगुलेट करती है ना बॉडी, इसने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ओपन बुक एग्जाम्स को अलाउ कर दिया था एक एडवाइजरी बॉडी की रिकमेंडेशंस के आधार पे। उसके बाद तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी बॉम्बे, इन सब ने ओपन बुक एग्जाम्स को कंडक्ट किया है। अभी हाल फिलहाल में केरला के हायर एजुकेशन एग्जाम रिफॉर्म कमीशन ने रेकमेंड किया कि एग्जाम जो होने चाहिए, खास करके इंटरनल और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये तो देखो ओपन बुक फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो ये सब एग्जाम्पल्स हमें क्या बताते हैं कि हमारे देश में ओपन बुक एग्जाम का कंसेप्ट, ये प्रपोजल उतना भी नया नहीं है जितना हमें लग रहा है। पहले मैं आपको फायदे बता देता हूं। ओपन बुक एग्जाम अगर होते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहली चीज देखो, हम ना चीजों को याद करते हैं, जैसे यूपीएससी में भी हम बहुत सारे फैक्ट्स का रट्टा मारते हैं, डेफिनेशंस याद करते हैं, ताकि जो कि त्यों मेंस में लिख के वहां पे सोचने का टाइम बहुत कम होता है। तो ना चीजें जो हम याद करते हैं ना, अब ह्यूमन बीइंग की मेमोरी तो देखो लिमिटेड है, आज हमने याद की कल हम भूल जाएंगे। यूपीएससी में हम 2 महीने पहले जो याद करते हैं बार बार रिवाइज ना करें तो भूल जाएंगे। तो सिविल सर्वेंट बन के जब हम सिलेक्ट होंगे तब भी हम डेफिनेशन फिर से ही सर्च मारेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। मतलब आज जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, कल को ऑफिसर बन गए तो भी हम ना फिर से सर्च मारेंगे, ये चीजें हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है। तो जब देखो कोई चीज याद रहती ही नहीं है तो उसको चेक करने का फायदा क्या। स्कूल में हमने इतनी सारी चीजें याद की, आज हमें कुछ भी याद नहीं है, समझे। तो मतलब हमें भूलना ही है, तो फिर याद करने की क्षमता को चेक करने का फायदा क्या। जो रट्टा मार सकता है उसको बढ़िया मार्क्स, जो नहीं मार सकता है उसको घटिया मार्क्स, ये चीज सही नहीं है। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट देखो, एजुकेशन का मतलब ये होना चाहिए कि बच्चों में ना कैपेबिलिटी डेवलप करना, ताकि जो चीज उसे सिखाई जा रही है वो रियल टाइम बेसिस पे, यानी रियल लाइफ में उन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करेगा, कैसे अप्लाई करेगा उस नॉलेज को,
इस चीज पे फोकस होना चाहिए। और ये चीज कैसे लाई जा सकती है? ओपन बुक एग्जाम्स की सहायता से, जहां पे देखो वो बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज उसे दी जाए, लेकिन वो कैसे उस नॉलेज को अप्लाई करेगा, इस चीज को चेक किया जाए। और वो कैसे हो सकता है? ओपन बुक एग्जाम्स के थ्रू। और वैसे एक चीज और आपको बताता हूं, वो चीज ये है कि जब देखो हम फैक्ट्स को हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम प्रैक्टिकल के थ्रू उसे करते हैं ना, नॉलेज को अप्लाई करके उसे करते हैं, तो बल्कि चीजें ज्यादा समय तक हमें याद रहती हैं, बजाय उनको हम सीधा रट्टा मारें। अगर उन्हीं चीजों को हम प्रैक्टिकल के थ्रू करें ना, तो वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। रियल लाइफ में उसे अप्लाई करें तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। इससे पहले कि हम ओपन बुक एग्जाम्स के विरोध में आर्गुमेंट डिस्कस करें, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन है इस आर्टिकल के थ्रू। सीबीएसई का जो ये प्रपोजल है ना, ओपन बुक असेसमेंट वाला, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी अलाइन करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बोलती है कि ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में रोट मेमोराइजेशन यानी रेक्टाफिकेशन पे ज्यादा फोकस है, इसे रिप्लेस करके आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग लेके आओ। जैसे देखो, स्टूडेंट को आप फोटोसिंथेसिस आपको सिखाना है, तो प्रैक्टिकली उसे सिखाओ कि कैसे प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, किन किन चीजों की सहायता से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो उसे प्रैक्टिकल सिखाओ। देखो, जब बच्चों को बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है ना, रट्टा मारना पड़ता है, तो उस पे ना अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी आती है। इसका एग्जाम्पल तो देखो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स में भी देखने को मिलता है। एग्जाम से पहले आपको भी देखो ऐसा लगेगा कभी कभी, यार कुछ याद नहीं आ रहा है, सब भूल गए हैं, इतना कुछ याद किया है लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इस चीज से ना टेंशन होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, प्रेशर आने लगता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बात यह है, कायदे से यूपीएससी को भी ना लर्निंग आउटकम पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे में कितनी एनालिटिकल स्किल्स हैं। लेकिन बहुत बार यूपीएससी भी देखो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेती है, बहुत ही रैंडम क्वेश्चन। जीएसटी इनमें से कौन से प्रोडक्ट पे लगता है, कौन से पे नहीं लगता है। अब देखो सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं, सैकड़ों प्रोडक्ट्स में आप सारे याद थोड़ी ना रखोगे किस पे जीएसटी लगता है, किस पे नहीं लगता है, लेकिन पूछ लेती है यूपीएससी कई बार। अब बोलने वाले लोग बोल सकते हैं कि यूपीएससी ये टेस्ट करना चाहती है कि कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, कौन सा नहीं करते हो, लेकिन वो इलॉजिकल थिंग है यूपीएससी के डिफेंस में ये आर्गुमेंट देना कि वो क्वेश्चन छोड़ने वाला था, इसलिए यूपीएससी ने डाला कि कुछ बच्चे टाइम वेस्ट कर दें इस पे। पॉइंट आप समझ गए ना? अगर देखो ओपन बुक एग्जाम होगा तो बच्चों को ना कम स्ट्रेस होगा, लास्ट मोमेंट पे चीजों को रट्टा मारने की टेंडेंसी नहीं होगी, और उन्हें पता है पूरा साल जो सीखा है, प्रैक्टिकल किया है, वही काम आएगा एग्जाम में, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो बच्चों को फायदा होगा। लेकिन ना इसके विरोध में भी काफी सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट तो देखो ये है ओपन बुक एग्जाम के अगेंस्ट कि टीचर्स के लिए क्वेश्चन बनाना ही डिफिकल्ट रहेगा। टीचर्स को मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन बनाने में, जो कि ना हर जगह पे ये इंश्योर करना कि क्वेश्चन भी लर्निंग आउटकम चेक करने वाले हों और एनालिटिकल स्किल्स चेक करने वाले हों। कैसे इंश्योर किया जाएगा कि हर जगह टीचर्स ऐसे क्वेश्चन पूछें? अदरवाइज तो देखो हमारे देश में ये गड़बड़ी हो सकती है। ओपन बुक एग्जाम तो आ गए, टीचर क्वेश्चन बनाने में मेहनत नहीं कर रहे हैं और टीचर सिंपल क्वेश्चन ही डाल रहे हैं पेपर में और बच्चों को बुक भी दे दी, फिर तो आपको पता है क्या होगा। 100 में से 100 मार्क्स, 80 मार्क्स सबके, 90 मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन आपने बिल्कुल सिंपल सेट कर दिए जो बुक्स में से आसानी से जिनका आंसर दिया जा सकता है। नेक्स्ट नुकसान देखो ये होगा, बच्चे ना ओवर डिपेंडेंस हो जाएंगे बुक्स के ऊपर, वो पढ़ना ही छोड़ देंगे। उन्हें लगेगा यार बुक तो मिलेगी एग्जाम में, और वहां से फिर फाइंड आउट करके आंसर्स दे देंगे। पढ़ाई को बहुत ज्यादा लाइटली लेने लगेंगे बच्चे, क्योंकि उनको लगेगा कि बुक्स खोल के एग्जाम है तो इतना सीरियस एग्जाम नहीं है। समझ गए? तीसरे नंबर पे यह आर्गुमेंट दिया तो जाता है, लेकिन इसे तो एड्रेस किया जा सकता है कि ना सभी बच्चों के पास में इक्वल एक्सेस नहीं होगी बुक्स की। अब कुछ बच्चे जो महंगी बुक्स को अफोर्ड कर पाते हैं वो देखो महंगी से महंगी बुक लेके आएंगे एग्जाम में, और कुछ बच्चे नहीं ला पाएंगे, वो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं। हालांकि इसे एड्रेस किया जा सकता है कि ना ये चीज कंपलसरी कर दी जाए कि सिर्फ यही बुक लाने की इजाजत है, तो सभी बच्चों के पास में सेम बुक हो। फिर लास्ट में देखो ये बोला जाता है कि ना ओपन बुक एग्जाम्स करवाने से पहले ना आप पूरा साल बच्चों को वैसा पढ़ाओ भी सही। ऐसा ना हो जाए कि बच्चों को पढ़ाया तो आपने पुराने तरीके से रट्टा वाला ही, मतलब स्कूल्स में इस प्रकार से आपने पढ़ाया ही नहीं कि बच्चों में एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो,
तो फिर एग्जाम अगर उस स्किल को टेस्ट करने के लिए लिए जाएंगे तो ऐसा ना हो कि बच्चा बेचारा फेल हो जाए। जो चीज उसे सिखाई नहीं गई उसे टेस्ट किया जा रहा है ओपन बुक एग्जाम्स में। देखो, कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि ना टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। टीचर्स ना ऐसे पढ़ाते हैं कि क्लास में आके किसी बच्चे को बोल देते हैं कि आप पढ़िए, आप पढ़िए। मतलब एक बच्चा ना रीड करना स्टार्ट करता है चैप्टर से, फिर दूसरे बच्चे की बारी आती है, 5 मिनट तक वो बच्चा पढ़ता है खड़ा होके, फिर दूसरा बच्चा वो बैठ जाता है, दूसरा बच्चा फिर चैप्टर में आगे वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़ना स्टार्ट करता है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर टीचर के द्वारा पढ़ा दिया जाता है। और कई बार टीचर की तरफ से ना एफर्ट्स नहीं देखने को मिलते पढ़ाने में। मतलब सारे स्कूल्स में नहीं होता, मैं यूं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पॉइंट आप समझ गए होंगे कि ओपन बुक एग्जाम से आप कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हो तो उस प्रकार की चीजें आप पढ़ाओ भी सही, उस प्रकार के ढंग से आप पूरा साल पढ़ाओ भी सही। तो वैसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कि ओपन बुक एग्जाम होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन देख लीजिए जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। देखो, एक ही क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है ओपन बुक एग्जाम से संबंधित।